Guys, welcome to this यूपीएससी टारगेट सिविल्स फोरम। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल। ओके, सो एट फर्स्ट इट इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू इज दैट जिन्होंने भी पिछले लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज जाए और पिछले लेक्चर देखें, ताकि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपका जो अप्रोच है एग्जाम का, जो भी आपका अप्रोच होना चाहिए वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो टुडेज एजेंडा इज पोल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल। ओके, पोल्यूटेंट्स स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल मूव्स थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। जो जो पोल्यूटेंट्स है स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल, अगर बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो पहले ही डिग्रेड हो जाएगा, वो वेरियस लेवल जो है ट्रॉपिक लेवल पे उस पर मूव नहीं करेगा। सो हम कंसर्न किस पोल्यूटेंट से है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ही वो वेरियस ट्रॉपिक लेवल से मूव करेगी इकोसिस्टम में। ओके, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, these are the materials which can't be metabolized by the living organism। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर द पोल्यूटेंट्स विच आर द मटेरियल विच कांट बी मेटाबोलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है? क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। और हम देखेंगे अब कि इनका मूवमेंट किस तरह से होता है। देयर आर टू मेन प्रोसेसेस, फर्स्ट इज बायोअक्यूमुलेशन, अदर इज बायोमैग्निफिकेशन। मूवमेंट ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेसेस, फर्स्ट इज बायोअक्यूमुलेशन, सेकंड वन इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोअक्यूमुलेशन इट रेफर्स टू हाउ पोल्यूटेंट एंटर द फूड चेन। अब ये कंसर्न होते हैं कि पोल्यूटेंट्स किस तरह से फूड चेन में एंटर कर रहे हैं। ओके, और बायोमैग्निफिकेशन है वो किस तरह से फूड चेन में, फूड वेब में मूव हो रहे हैं। इसका स्टडी जो है वो बायोमैग्निफिकेशन है। ओके, सो इन बायोअक्यूमुलेशन देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। सो हम बायोअक्यूमुलेशन में ज्यादातर ये देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है एनवायरमेंट से फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो वी आर कंसर्न हियर विद ओनली एनवायरमेंट एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, नॉट विद द फूड चेन। अगर हम फूड चेन से कंसर्न है तो वहां पे बायोमैग्निफिकेशन हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है, आपको ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। बायोअक्यूमुलेशन में क्या कर रहे हैं? आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाने चाहिए। बायोअक्यूमुलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एनवायरमेंट एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन, उसी तक हम सीमित है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म मतलब वो कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि वो फूड चेन का फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ही होना चाहिए। ओके, सो वो फूड चेन का इन द सेंस वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो नेचर पे फीड कर रहा है वो होना चाहिए। ओके, सो उसको हम, जब वो डायरेक्टली नेचर पे फीड कर रहा है, डायरेक्टली जो जब हम नेचर पे फीड कर रहा है तो अब हम उसको क्या लेते हैं? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। आपको पता है फूड चेन? सो अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर में जाइए, तो आपको वहां पे वो फूड चेन का जो भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। सो जब वो एनवायरमेंट पे जब भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फीड कर रहा है तो वो फर्स्ट लेवल है फूड चेन का। ओके, सो बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? ओके, सो अब हम देखेंगे कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट टू कॉन्सेंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। सो बायोमैग्निफिकेशन में अब ये हमने देखा, पहले ही मैंने बता चुका हूँ आपको कि ये जो फिनोमेना है बायोमैग्निफिकेशन का वो कंसर्न है फूड चेन से। सो फूड चेन या फिर फूड वेब, इट इज द टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट टू कॉन्सेंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। मतलब ये टेंडेंसी है कि यहाँ पे पोल्यूटेंट एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर मूव करेगा। ओके, दस इन बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वन लिंक टू अनदर। लेकिन ये फूड जो हम देखेंगे कि फूड चेन से ये जो फिनोमेना है वो लिंक है। वो कैसे? आप डायग्राम में देखेंगे। देखिए, ये बायोअक्यूमुलेशन में क्या हो रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है हम इससे कंसर्न है। ओके, सो इसमें जो भी इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है पोल्यूटेंट का, इसको हम बायोअक्यूमुलेशन बोलेंगे, और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन फूड चेन, इसको हम बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। देखिए, जब हम इससे इसको ये खाएगा, इस पे ये फीड करेगा। देखिए, हम देखिए यहाँ पे तीनों को हमने बायोमैग्निफिकेशन में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने इन तीनों को इस तरह से लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इस पर ये फीड करेगा, इस पर ये फीड करेगा। ओके, सो जब ये पोल्यूटेंट्स ट्रॉपिक चेन में मूव हो रहा है तो वो फिनोमेना बायोमैग्निफिकेशन है। लेकिन ये जो है ये डायरेक्टली ये ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, और हम यहाँ पे कंसर्न है सिर्फ इस और इस ऑर्गेनिज्म से, ना कि फूड चेन और फीड वेब से। आप प्लीज बी अटेंटिव गाइज, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये फिनोमेना मोस्टली टाइम बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। तो बायोअक्यूमुलेशन में क्या होता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म पे ही कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं कि
हम फूड चेन या फूड वेब को उसमें नहीं लाते, हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को ही कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, उससे ही हम कंसर्न होते हैं और हम देखते हैं कि इसमें कितना एक्यूमुलेट हो रहा है जो पोल्यूटेंट है वो। सो अब हम इस और इसी ऑर्गेनिज्म से, अब ऐसा नहीं है कि हम इसी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म नहीं, हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन अब जब हम देखेंगे तो हम इसको निग्लेक्ट करेंगे, तब हम इसको नहीं लेंगे, तब हम सिर्फ इसको और इसका रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, तो वो होगा बायोअक्यूमुलेशन। ओके, समझ गए? अगर नहीं समझे तो ये फिगर आपका और क्लियर कर देगा। ओके, देखेंगे आप यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे हम जब बायोमैग्निफिकेशन ले रहे हैं तब हम फूड चेन को स्टडी कर रहे हैं। देखिए ये फीड हो रहा है इस पे, ये फीड हो रहा है इस पे, ये फीड हो रहा है इस पे, लेकिन जब भी बायोअक्यूमुलेशन की बारी आती है तो अब हम फूड चेन और फूड वेब को कॉम्प्लेक्स इस कंसेप्ट को नहीं लाते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब देख रहे हैं कि डायरेक्टली इस ऑर्गेनिज्म में कितना जो पोल्यूटेंट्स है वो एक्यूमुलेट किया, डायरेक्टली इस ऑर्गेनिज्म ने कितना पोल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट किया, डायरेक्टली इस ऑर्गेनिज्म ने कितना पोल्यूटेंट एक्यूमुलेट किया, डायरेक्टली इस ऑर्गेनिज्म ने कितना पोल्यूटेंट एक्यूमुलेट किया। सो हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इंडिविजुअल स्पीसीज पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ना कि फूड चेन या फूड वेब पे। ओके, इज इट क्लियर? अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में है वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से उसको समझा पाऊँ। बट आपको इन कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ये डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी का है और ये डायग्राम जो शंकर आईएएस में दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखेंगे कि एक यूनिट है जो वाटर में था, इसका क्या होगा अगर वो फाइटोप्लैंक्टन वाटर पे जो है वो न्यूट्रिएंट्स वहां से डिराइव कर रहे हैं, तो एक यूनिट से देखिए यहाँ पे 1000 यूनिट हो गया, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 1 लाख यूनिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, सो ये पोल्यूटेंट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। कैसे? पहले वाटर पे कौन फीड हो रहा था? फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन जो है ये वाटर से न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? ज़ूप्लैंक्टन खा रहा है। ज़ूप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? स्मॉल फिश खा रहा है। स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा रहा है। लार्ज फिश को कौन खा रहा है? लार्ज फिश ईटिंग बर्ड्स। ओके, सो ये देखिए आप कॉन्सेंट्रेशन कितना फोल्ड्स बढ़ गया, इट हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड्स। ओके, सो ये इस तरह से नेचर में काम करता है। सो ये आपको ये सेकंड, ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी से है, ये भी आप स्टडी कर सकते हैं। देखेंगे आप डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन 0.003 पार्ट्स पर मिलियन है। यहाँ पे देखिए 10 टाइम्स बढ़ गया, 0.004 पीपीएम, 10 टाइम्स से भी ज्यादा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 0.5 पीपीएम स्मॉल फिश पे, और इस पे जो लार्ज फिश फीड हो रहा है यहाँ पे 2 पीपीएम और यहाँ पे 5 पीपीएम। हमने डीडीटी का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि डीडीटी एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी है हमारे लिए। ओके, सो ये डायग्राम आप मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं, और इन डायग्राम का ब्यूटीफुली जो है पिक्चर्स के फॉर्म में इन कंसेप्ट को याद रखने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू ऑकर, अब बायोमैग्निफिकेशन होने के लिए क्या क्या जरूरी है, दीज आर द कंडीशन, और ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और बायोमैग्निफिकेशन में बहुत से बार क्वेश्चन आता है, जीएस 1 में आएगा, जीएस 3 में आएगा, तो आपको याद रखना है। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, वो एक नेचर का कोई भी हवक होगा तो आपको बोलेंगे गिव सजेशन फॉर दैट, और एक ऐसा अलाइड क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 2 और 3 क्वेश्चन का एक मिक्सचर होगा, और उसमें आपको वैल्यू एडिशन के लिए इन पॉइंट्स का पता होना आपको जरूरी है। ओके, सो फॉर द बायोमैग्निफिकेशन टू ऑकर, पोल्यूटेंट्स किस तरह से होना चाहिए? पोल्यूटेंट्स मस्ट बी, ओके, पोल्यूटेंट्स मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड, मोबाइल, सोल्यूबल इन फैट, बायोलॉजिकली एक्टिव। क्या क्या होना चाहिए? लॉन्ग लिव होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, सोल्यूबल इन फैट होना चाहिए, बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर ये नहीं होता तो क्या होता है हम देखेंगे। इफ इट इज शॉर्ट लिव्ड, अगर वो शॉर्ट लिव्ड है तो क्या होगा? ब्रोकन डाउन बिफोर बिकमिंग डेंजरस, वो डेंजरस होने के पहले ही ब्रोकन डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है शॉर्ट लिव्ड है। अगर वो शॉर्ट लिव्ड है तो फिर वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा फूड चेन में। नॉन मोटाइल है तो क्या होगा? वो नॉन मोबाइल है तो वो क्या होगा? एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रहेगा, वो मूव नहीं होगा एक इंडिविजुअल से सेकंड इंडिविजुअल में। ओके, स्टे इन वन प्लेस एंड अनलाइकली टू बी टेकन अप बाय द ऑर्गेनिज्म, सो ऑर्गेनिज्म उसको लेगा नहीं, वो स्टैग्नेंट होगा। तो सोल्यूबल इन वाटर, अब हमने देखा है कि वो सोल्यूबल इन फैट होना चाहिए। अगर वो सोल्यूबल इन वाटर है तो क्या होगा? इट विल बी एक्सक्रीटेड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता होगा एक सिंपल जो एनालॉजी है वो है विटामिन का। आपको पता है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है जैसे कि विटामिन सी है, वो हमको डेली इंटेक भी अगर हम करते हैं तो वो यूरिन या स्वेट के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है। इसी तरह अगर वो पोल्यूटेंट वाटर सोल्यूबल है तो वो हमारे यूरिन से, फिकल मैटर से वो जो है वो हमारे बॉडी से इलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अगर वो वाटर में सोल्यूबल होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर वो फैट में सोल्यूबल है तो वो
एक्सक्रीट नहीं होगा। ओके, पोल्यूटेंट डिसॉल्व इन फैट। ओके, अगर पोल्यूटेंट फैट में डिसॉल्व होता है तो वो ज्यादा टाइम तक रहेगा, रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम। ट्रेडिशनली टू मेजर द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इन फैटी टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज फिश, ट्रेडिशनली हम मेथड्स एम्प्लॉय करते आ रहे हैं ये मेजर करने के लिए कि कितने पोल्यूटेंट्स है फैटी टिश्यू में, जैसे कि फिश के। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम इनको ईट कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि इनमें पोल्यूटेंट्स कितनी मात्रा में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ओके, तो हम ट्रेडिशनली इसको मेजर करते थे। ओके, इन मैमल्स वी ऑफन टेस्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय फीमेल्स। आप देखते हैं कि जब भी हम दूध का भी टेस्ट करते हैं, काउ मिल्क को भी हम टेस्ट करते हैं, तो लेबोरेटरीज में या फिर डेयरीज में भी उनको टेस्ट करते हैं पोल्यूटेंट्स के लिए, उसमें कितना पोल्यूटेंट्स है। ओके, कुछ डेयरीज जहाँ पर एडवांस्ड मशीनरीज है वहां पर इनको टेस्ट किया जाता है। ओके, so in mammals we often test milk produced by females. Milk has lot of fat in it and often more susceptible to damage. अगर आपको पता है कि मिल्क में ज्यादा फैट होते हैं, अगर फैट सोल्यूबल पोल्यूटेंट है तो वो मिल्क जो है वो इसके लिए मोर ससेप्टिबल होंगे। ओके, सो उससे क्या होगा, पॉइजनिंग हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, और जो फोर्थ कमिंग जनरेशन है उसमें एनोमलीज आ सकते हैं। कैसे आ सकता है, कैसे आ सकते हैं, ये एक हमने केस स्टडी लिया है, और इस केस स्टडी को आप वंडरफुली ब्यूटीफुली कुछ शॉर्ट वर्ड्स में मेंस में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपका 1.5 मार्क वहां पर आपको ये ज्यादा से ज्यादा ला सके। आप अगर मेंस का 250 मार्कर क्वेश्चन है तो आप वहां पे केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं 50 वर्ड्स में, ताकि आपका वो वैल्यू एडिशन की तरह काम कर सकता है। ओके, सो 15 मार्कर में 50 वर्ड्स का, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप 50 वर्ड से ज्यादा केस स्टडी को दे रहे हैं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो आप ऐसा जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप हर आंसर के लिए आपका 50 मार्कर केस स्टडी तैयार रखिए। ओके, 1994 स्टडी फाउंड दैट, और अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जो बाकी एग्जाम वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको इसका मैग्नीट्यूड, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको समझने के लिए मददगार होंगे। ओके, 1994 स्टडी फाउंड दैट, ये बी अटेंटिव गाइस, बिकॉज ये जो फैक्ट है वो शंकर आईएएस में नहीं दिया है, सो आप यहाँ पे ज्यादा अटेंशन से इसको देखिए। ओके, सो 1994 स्टडी found that South African mother those live in spread homes contain high level of DDT and DDT in their breast milk, बट ये अनक्लियर है कि ये लेवल होम स्प्रेइंग से आया है या फूड रेसिड्यू से आया है। सो ये मामला क्या है कि 1994 में एक स्टडी किया गया साउथ अफ्रीकन मदर्स में, तो ये पता चला कि जहाँ पे आपको पता होगा कि डीडीटी का जो परमिशन है वो स्प्रे के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो मलेरियल वेक्टर जो है मॉस्किटो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो उसमें ये बहुत कारगर पाया गया जो डीडीटी का स्प्रे है। सो हम देखते हैं कि ये जो स्प्रे होम स्प्रेइंग ऑफ होम्स के लिए ये जो है वो अलाउड किया है। ओके, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है वो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन ये जो है आपको ये क्लॉज याद रखना पड़ेगा कि ये जो है वो आपको हाउस होल्ड यूज, मतलब कि स्प्रेइंग के लिए इंसेक्टिसाइड की तरह इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप इसको हाउस होल्ड यूज के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाउस होल्ड यूज के लिए आपको ये यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि दोज होम्स विच आर स्प्रेड विद दिस डीडीटी एंड वहाँ के जो मदर थे उनके मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में हमको ये पाया गया कि डीडीटी और डीडीडी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको ये अनक्लियर है कि वो स्प्रेइंग से आया या फिर फूड रेसिड्यू से आया, क्योंकि इलीगली क्रॉप के पेस्ट कंट्रोल में, इंसेक्ट कंट्रोल में भी इसको यूज किया जाता है। तो हमको ये स्टडी इस बारे में क्लियर है कि उनके मिल्क में डीडीटी या डीडीटी था, लेकिन वो कहाँ से आया वो क्लियर नहीं है। वो दो जगह से आया हो सकता है, क्योंकि एक तो है कि वो स्प्रेइंग से होम में, जब आपने होम में स्प्रेइंग के लिए इंसेक्टिसाइड यूज किया, या फिर फूड में जब आपने इंसेक्ट कंट्रोल के लिए जब आपने एग्रीकल्चर में उसका यूज किया होगा तो वो क्रॉप में एक्यूमुलेट हुआ होगा, और जब आपने उस क्रॉप को खाया तब वो उन मदर्स में गया होगा, और वो बायोक्यूमुलेट होके, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वो फूड चेन में किस तरह से बायोक्यूमुलेट होता है, तो उस तरह से उन मदर में गया होगा, और वहां से वो जो मिल्क है उससे वो जो वहाँ की जो प्रोजनी है, अगली जो जनरेशन है उनमें वो गया। सो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये डीडीटी जो है वो वहाँ पे बहुत सारे एनोमलीज क्रिएट कर सकता है, और उसने किए भी है। ओके, सो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इट इज पोटेंट कार्सिनोजन। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये केस स्टडी को आप
मेंशन कर सकते हैं। इफ पोल्यूटेंट इज नॉट एक्टिव मेटाबॉलिकली इट में बायोमैग्नीफाई। अगर पोल्यूटेंट मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है तो वो बायोमैग्नीफाई होगा, अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो बायोमैग्नीफाई होगा ही नहीं। ओके, बट वी डोंट वरी अबाउट इट मच सिंस इट प्रोबेबली वोंट कॉज एनी प्रॉब्लम। हम उसमें उसके लिए ज़्यादा वरी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। एग्जाम्पल डीडीटी। ओके, ये डीडीटी का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना चाहिए ताकि आप डीडीटी का फुल फॉर्म कुछ जो एग्जाम है उसमें पूछे जा सकता है। सो आपको डीडीटी का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये आप स्ट्रक्चर से भी याद कर सकते हैं। जिनका केमिस्ट्री था वो तो स्ट्रक्चर को देख के ही इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आप देखेंगे डाइक्लोरो, ओके, डाइफिनिल, ये दो फिनिल ग्रुप है। ओके, डाइक्लोरो, डाइफिनिल, ट्राइक्लोरो, ये 3 क्लोरीन, ओके, और इथेन। ओके, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। सो आपको ये पता होना चाहिए। ये स्केलेटल फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये बेसिक केमिस्ट्री के पॉइंट है। सो आप इसमें नहीं ध्यान देते हैं तो भी ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। ओके, सो ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स फ्रॉम डीडीटी एट लो एनवायरमेंटल डोजेस आर अननोन। जो लो एनवायरमेंटल डोजेस पे डीडीटी का क्या जो असर होता है वो अननोन है, लेकिन डीडीटी इज कंसिडर्ड एज पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट। ओके, केस स्टडी डीडीटी। डीडीटी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1854। जो एग्री के बुक्स है जो एग्रीकल्चर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको ये याद होना चाहिए, क्योंकि उनके बुक्स में या जो मटेरियल है कॉम्पिटेटिव का उसमें डायरेक्ट मेंशन किया, और बाकियों को भी ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है, इससे आप बहुत कुछ चीजें सीख भी सकते हैं। ओके, सो ये थोड़ा बड़ा है। मैंने जब इसको लिया तो ये थोड़ा बड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो पर्पस था वो कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन जब आप एग्जाम में मेंशन कर रहे हैं तो आप उसको 50 वर्ड्स में कट शॉर्ट करके एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। ओके, और वो आप अपने हिसाब से करेंगे। ओके, डीडीटी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1874 बाय ऑस्ट्रियन केमिस्ट ऑथर जेल्डर। ओके, ऑर्थमर जेल्डर, इन्होंने 1874 में डीडीटी को फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया। लेकिन डीडीटी कब लाइमलाइट में आया? जब डीडीटी इंसेक्टिसाइडल एक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय स्विस केमिस्ट पॉल हरमन मुलर। ओके, पॉल हरमन मुलर ने इसका इंसेक्टिसाइडल एक्शन, इंसेक्ट को मारने के लिए ये काम में आता है, इन्होंने बताया 1939 में। ओके, मुलर वाज अवार्डेड फॉर नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी। ओके, उनको फिजियोलॉजी का नोबेल मिला 1948 में फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ हाई एफिशिएंसी डीडीटी एज अ कॉन्टैक्ट पॉइजन अगेंस्ट सेवरल आर्थ्रोपोड्स। कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब हम पोल्यूटेंट देखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कॉन्टैक्ट पोल्यूटेंट कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या होता है। ओके, सो ये कॉन्टैक्ट पॉइजन जो है इसमें मतलब कि जो कॉन्टैक्ट पॉइजन जो होता है वो मतलब कि जो सिस्टम है उसमें वो इनकलकेट नहीं होता है, वो उसी ऑर्गेनिज्म तक सीमित होता है। जैसे कि अब हम देखेंगे कि यहाँ में जो ये है कि कॉन्टैक्ट पॉइजन है जिसके तरह से जिसके वो कांटेक्ट में आने के बाद डीडीटी के स्प्रेयल के बाद वो जो मॉस्किटोज है वो डेथ करके जा रहे हैं। सो कांटेक्ट पॉइजन को हम डिटेल में देखेंगे जब हम कांटेक्ट पोल्यूटेंट को पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप बस ये याद रखिए कि डीडीटी को पॉल मुलर ने इसका इंसेक्टिसाइडल एक्शन जो है वो डिस्कवर किया था, इसलिए उनको नोबेल दिया गया। ओके, सो बाय अक्टूबर 1945 यूएस ने इसको पब्लिक सेल के लिए भी ऑथराइज कर दिया। सो इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि पब्लिक सेल को ऑथराइज करने के बाद वो जो है लोग उसका एग्रीकल्चर में वाइड स्प्रेड यूज करने लगे। सो अपोजिशन टू डीडीटी वाज फोकस्ड बाय 1962 पब्लिकेशन ऑफ रेचल कार्सन्स बुक साइलेंट स्प्रिंग। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। अपोजिशन टू डीडीटी कौन से बुक में? 1962 का पब्लिकेशन है रेचल कार्सन का साइलेंट स्प्रिंग। इट क्वेश्चन द लॉजिक ऑफ ब्रॉडकास्टिंग पोटेंशियली डेंजरस केमिकल इनटू एनवायरनमेंट। उन्होंने इस लॉजिक को ये किया, मतलब क्वेश्चन किया कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन कि डीडीटी का एनवायरनमेंट पे और हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा, आपने इसको विदाउट प्रायर इन्वेस्टिगेशन क्यों जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। सो इसका एक क्रिटिसिज्म जो है इस बुक ने किया है। कौन सा बुक? साइलेंट स्प्रिंग। ओके,
So this book cited claim that DDT and other pesticide has been shown to cause cancer and their agriculture use was threat to wildlife. तो इस बुक ने बताया कि ये जो पेस्टिसाइड है वो कैंसर कॉज करता है और एग्रीकल्चर यूज जो है वो थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ है, पर्टिकुलरली बर्ड्स के लिए ये थ्रेट है. इट लेड टू एनवायरमेंटल मूवमेंट. इसकी वजह से क्या हुआ, एनवायरमेंटल मूवमेंट हुआ और लार्ज पब्लिक आउटक्राई हुआ, लोग रास्ते पर आ गए और उन्होंने बैन की मांग की. और ईपीए जो है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो यूएसए का है, उसने 1972 में इसका एग्रीकल्चरल यूज के लिए बैन कर दिया. ओके, सो वर्ल्ड वाइड बैन इसका कब हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, बट इट्स लिमिटेड एंड स्टिल कंट्रोवर्शियल यूज इन डिसीज वेक्टर कंट्रोल कंटिन्यूस. कंट्रोवर्शियल क्यों, क्योंकि डिसीज कंट्रोल के नाम पर एग्रीकल्चर में या फिर और भी अलग सेक्टर्स में इसका यूज किया जा रहा है. ओके, व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वर्ल्ड वॉर 2. अब हम बोलेंगे कि इसने हवों की किए है क्या, तो नहीं, आपको इसके बेनिफिट्स क्या है वो भी देखने पड़ेंगे. वर्ल्ड वॉर 2 में इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. डीडीटी वाज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग मलेरियल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. ये इफेक्टिव था और तब बहुत ही ज़्यादा संख्या में, आज तो भी हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अदर जो ड्रग है उनका जो इजाद हुआ है उससे हमने मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को बहुत कम कर दिया है. लेकिन तब जब ये मेडिकेशन नहीं थे तब ये जो था डीडीटी जो था ये बहुत कारगर एक उपाय था और ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन था. WHO एंटी मलेरिया विच कंसिस्टेड ऑफ मोस्टली स्प्रेइंग डीडीटी, एंटी मलेरियल कैंपेन जो था WHO का, वो मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे था, स्प्रेइंग डीडीटी एंड रैपिड ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस टू ब्रेक द ट्रांसमिशन साइकिल. जब WHO का भी जो एंटी मलेरियल जो एक्शन था उसमें भी उन्होंने क्या किया कि स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी उसका एक पार्ट था एंड रैपिड ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस. स्प्रेइंग डीडीटी, रैपिड ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ये उसके भाग थे, उसमें से एक स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी इंपॉर्टेंट है. ओके, टू ब्रेक द ट्रांसमिशन साइकिल वाज इनिशियली सक्सेसफुल एज वेल. ये भी सक्सेसफुल था. फॉर एग्जांपल इन श्रीलंका द प्रोग्राम रिड्यूस द केसेस फ्रॉम अबाउट 1 million per year before spraying to just 18 in 1963 and 29 in 1964. Therefore, the program was halted to save the money and malaria rebound to 6 lakh cases in 1968 first quarter of 1969. तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तब कितने केस थे, 1 million per year. ओके, फिर जब हमने स्प्रे किया तो 1963 में 18 केसेस पर ईयर तक ही सीमित हो गए. 1974 में सिर्फ 29 केसेस मिले. फिर कॉस्ट इफेक्ट, फिर टू सेव मनी जब हमने इसको हाल्ट कर दिया तो फिर से जब हम देखेंगे 1968 में 6 लाख केसेस हो रहे हैं. ओके, और फिर बाद में आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1969 में वहाँ पे भी ये केसेस पाए गए. तो ये जो आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहिए क्योंकि ये मैटर शंकर आईएएस में नहीं है और आप इसको केस स्टडी की तरह से यूज कर सकते हैं. ओके, सो डीडीटी इंटेंडेड फॉर मलेरियल कंट्रोल इज रिपोर्टेडली यूज फॉर कॉफी प्रोडक्शन इन इथोपिया. ओके, सो हमको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत हमने इसको एक एक्सक्यूज दिया है कि हम इसको मलेरिया के यूज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. लेकिन आप देखेंगे कि इसका किस तरह से मिसयूज हो रहा है. कॉफी प्रोडक्शन में इथोपिया में इसका यूज हो रहा है. इन घाना में फिशिंग के लिए इसका यूज किया जा रहा है. इंडिया में मैंगो प्रोडक्शन के लिए और कुछ लाइब्रेरीज में भी इसको स्प्रे किया जाता है. तो आप देखेंगे कि हमने इसको किस लिए इसका डिस्कवरी किया और ये कहाँ पे यूज हो रहा है. ओके, तो अब हमको देखना पड़ेगा कि इसका स्टेटस क्या है. इंडिया में इसका स्टेटस क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है इसको लेकर. इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑन द कॉन्ट्री. देखो, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट डीडीटी विथ अफ्रीका बीइंग इट्स लार्जेस्ट इंपोर्टर. ओके, अफ्रीका इसका लार्जेस्ट इंपोर्टर है और इंडिया इज अगेंस्ट द बैन ऑफ डीडीटी. क्यों? इंडिया का कहना है कि ये जो डेवलपिंग नेशंस है उनको ये बहुत मदद कर रहा है डीडीटी जो है मलेरिया के कंट्रोल के लिए. और आपको पता होगा कि जो भी ग्लोबल फोरम्स है वहाँ पे जो अफ्रीकन नेशंस है या फिर डेवलपिंग वर्ल्ड का एक जो लीडर है उसकी तरह इंडिया को देखा जाता है और इंडिया हमेशा इनकी जो बाजू है, जो इनका जो व्यू है वो हमेशा आगे रखता है. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये
फैक्ट जो इंडिया बता रहा है वो करेक्ट है, लेकिन इसके जो इसके हम देख रहे हैं कि जो इसके हज़ार्ड सामने आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो डीडीटी है उसको हम जितना जल्दी इसको एलिमिनेट कर सके उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, सो ये नेक्स्ट है बाल्ड ईगल। ओके, बाल्ड ईगल जो है द नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए। ओके, ये 20 हमको और एक मुझे याद आया इससे 2019 में हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी इसको स्प्रे किया गया था। ओके, और उनका एक लॉजिक था कि बहुत बहुत सालों से हमने इसको स्प्रे नहीं किया है, तो जो मॉस्किटोज है जिन्होंने इसके आगे रेजिस्टेंस एक्वायर किया होगा वो अब चला गया होगा और हम इसको स्प्रे करके उनको मार सकते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना है पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड जो इसने हवॉक किए हैं, सो वो हवॉक हमारे यहाँ पे ना हो, सो हम इसका कॉशियसली यूज करें। ओके, सो इसके बेनिफिट भी है हमको पता है, लेकिन हम जितना इसका यूज मिनिमाइज कर सकते हैं उतना हम करें। ओके, बाल्ड ईगल, बाल्ड ईगल ये नेशनल बर्ड है यूएसए का। इसका भी एक केस स्टडी है, क्योंकि जब हम बाल्ड ईगल जो है वो आपको आप अगर उसके नाम से देखेंगे इट इज नॉट बाल्ड एज सच, बट द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स ओल्ड मीनिंग। उसका ओल्ड मीनिंग क्या था? सफेद बालों वाला। सो वो जो ईगल है उसके यहाँ पर जो हेड है वहाँ पर व्हाइट हेयर्स होते हैं, इसलिए उसको बाल्ड ईगल बोला जाता है, और वो नेशनल बर्ड है यूएसए का। तो आप देखेंगे कि डीडीटी के यूज के बाद उसका जो पॉपुलेशन है, जब उनको एग्रीकल्चर में वाइड स्केल पे उसको यूज किया गया, तो इसका पॉपुलेशन एकदम से कम हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी, जब इस पे स्टडी किया गया तो ये पता चला कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स which causes thinning of eggshell and premature breaking eventually causes decline in bird population। तो क्या कर रहा है? ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है बर्ड में। सो बर्ड में अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको पता होगा कि एगशेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरियस एगशेल जो बनता है, तो वो कैल्शियम का उसमें सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होता है। सो अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो बर्ड्स जो है वो एगशेल नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो उससे क्या होगा? प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो जाता है एग्स का। और अगर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो रहा है एग्स का, तो जो पॉपुलेशन है उसमें जो यंग वंस है वो सर्वाइव नहीं करेंगे, और इसीलिए उसका पॉपुलेशन बाल्ड ईगल का एकदम से कम हो गया। लेकिन जब ईपीए ने उसको बैन कर दिया, तो देखेंगे कि उसका जो पॉपुलेशन है वो रिवाइव करना चालू हो गया। ओके, सो ये और एक फैक्ट है जो कि आपको एस्टोनिश कर देगा, या फिर आपको इसको पढ़ के बड़ा मजा आएगा, ऑपरेशन कैट ड्रॉप। ओके, सो ऑपरेशन कैट ड्रॉप, इसको भी आप 50 वर्ड्स में एक अच्छा केस स्टडी की तरह आप मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन कैट ड्रॉप हुआ। देखिए क्या होता है, और इस तरह से आप एक छोटा सा अगर डायग्राम भी बना देते हैं साइड में बॉक्स करके, तो भी आप मैसेज कन्वे करके चले जाएंगे। ओके, और एग्जामिनर समझ जाते हैं। ओके, मलेरिया स्प्रेडिंग अक्रॉस बोर्नियो। बोर्नियो आपको पता होगा इंडोनेशिया का आइलैंड है। ओके, सो एक बोर्नियो में मलेरिया स्प्रेड हो रहा था। तो हमने देखा कि 1945 और जो सेकंड हाफ है वर्ल्ड वॉर 2 का, उसके बाद से डीडीटी का वाइडली यूज होने लगा था। सो जो बोर्नियो था वो किसका कॉलोनी था? ब्रिटिश कॉलोनी था। सो डब्ल्यूएचओ ने क्या किया? डीडीटी का स्प्रे किया। ओके, सो डीडीटी का स्प्रे किया मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। सो डीडीटी ने क्या किया? मॉस्किटो को मार दिया। आपको पता ही है इंसेक्टिसाइडल एक्शन है, लेकिन मॉस्किटो को तो मारा ही मारा, लेकिन जो पैरासिटिक वास्प है उसको भी मार दिया, क्योंकि इंसेक्टिसाइडल है तो उसने दूसरे भी इंसेक्ट को मार दिया जो कि था पैरासिटिक वास्प। सो ये पैरासिटिक वास्प मारने से क्या हुआ कि कैटरपिलर फ्लरिश हुए। कैटरपिलर ने जो वहां पे जो थैच के घर बने हुए होते थे। ओके, सो वो थैच के जो रूफ होते हैं वो लकड़े के होते हैं। ओके, सो दैट थैच रूफ्स, ये कैटरपिलर फ्लरिश हुए और उन्होंने उसको रूफ को खाना चालू कर दिया। तो वो थैच रूफ जो हो गया वो गिरना चालू हुआ, लोगों के जो घर के रूफ है वो गिरना चालू हो गए। ओके, सो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ऑपरेशन कैट ड्रॉप, मलेरिया स्प्रेडिंग अक्रॉस बोर्नो, WHO spread DDT kills mosquito, parasitic wasp dies of caterpillar flourish, caterpillars eat thatch roofs। okay, so DDT consumed by flies। so DDT को किसने कंज्यूम किया? फ्लाइज ने कंज्यूम किया। ओके, तो फ्लाइज को किसने खाया? गेको ने खाया। गेको इट फ्लाइज एंड पास DDT। गेको क्या होता है? एक लिजर्ड होता है। ओके, सो कैट ने क्या? गेको को खाया,
और ये डीडीटी से मर गए कैट्स, ओके। और फिर रैट सर्वाइव हुए और प्लेग हुआ। सो आपको ये देखेंगे कि हमने एक इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करके इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया, और इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब करके इस तरह का हैवक हो गया। सो हमने जो डिसीज था मलेरिया, उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन हमने दूसरे डिसीज को जन्म दे दिया, वो था प्लेग, ओके। सो हमको ये याद में रखना चाहिए, और ये जो केस स्टडीज है ये हमको एक लेसन देके जाते हैं, ओके। सो इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से हमको इस जो भी हम कर रहे हैं उसके पोटेंशियल हजार्ड क्या हो सकते हैं, वो हमको ध्यान में रख के ही उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ओके। ऑपरेशन कैटड्रॉप, सिस्टम थिंकिंग अ कॉशनरी टेल, ओके। ये भी उस ऑपरेशन कैटड्रॉप का ये है, ओके। सो जब वहाँ पे प्लेग हुआ, सो ऑपरेशन कैटड्रॉप क्यों बोला गया इसको, क्योंकि जब प्लेग हुआ तो वहाँ पे पैराशूट से सिंगापुर से कैट को रॉयल जो एयरफोर्स है यूके का, क्यों, क्योंकि सिंगापुर भी यूके का ही कॉलोनी था, और ये जो बोर्नो था इंडोनेशिया था, वो भी यूके का ही कॉलोनी था, ओके। सो वहाँ पे इन्होंने ये रैट्स को ये किया, मतलब कि इंट्रोड्यूस किया ऑपरेशन कैटड्रॉप। ये देखिए, ये है रॉयल जो एयरफोर्स है, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स, उसका ये जहाज है, और ओके एरोप्लेन है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे सिस्टम्स थिंकिंग और कॉशनरी टेल, ओके। ऑपरेशन कैटड्रॉप इज द नेम गिवन टू डिलीवरी बाय यूनाइटेड किंगडम्स रॉयल एयरफोर्स ऑफ कैट्स टू रिमोट विलेज ऑफ सारस्वक, बोर्नियो के सारस्वक विलेज में कैट्स को ड्रॉप किया गया था। कैट्स वर डिलीवर्ड इन क्रेट्स ड्रॉप बाय द पैराशूट एज अ पार्ट ऑफ broader program of supplying cats to combat a plague of rats, okay. Many accounts of the event are of uncertain veracity, okay. However, it is sometimes claimed that cat population had previously been reduced as an unintended consequence of spraying DDT and malarial control. The story, often with the various elaboration, is often told as an illustration of problem that may arise from well-intended intervention in the environment, okay. So well-intended intervention जो है उससे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, ओके। और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज जनरली, सो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, हम ये ऐसा करना चाह रहे थे क्या, नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो हो गया। सो हम इसको मेंशन कर सकते हैं 50 मार्कर में केस स्टडी के लिए, ओके। सो अब हम देखेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, अब देखेंगे हम कि जब हम डीडीटी को स्टडी कर ही रहे हैं तो हमको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, हम देखेंगे बाद में स्टॉकहोम कन्वेंशन को और एक बार, लेकिन हम जब देखते हैं कि जब हम एक बैक टू बैक कन्वेंशन पढ़ते हैं तो हम उसको रिटेन नहीं कर पाते। सो व्हाट माय आइडिया वाज दैट कि अगर हम इन कन्वेंशन को जहाँ पे उनका यूज किया है वहां पर हम सडनली उसको इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या होता है कि वो हमारे याद में रह जाते हैं, ओके। सो वो ज्यादा टाइम के लिए रिटेन भी रहेंगे और आपको याद में भी रहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ओके। स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ओके। डीडीटी क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसलिए स्टॉकहोम कन्वेंशन का मैंने लिया है, क्योंकि हम डीडीटी को डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम स्टॉकहोम कन्वेंशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड ऑन 22 मई 2001 इन स्टॉकहोम, ओके, स्वीडन। स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्वीडन में, ओके। एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 17 मई 2004, ओके। जो 22 मई को इसको अडॉप्टेड किया गया और फोर्स कब हुआ ये, इन फोर्स आया ये 17 में 2004। द लिस्ट कंटेन 3 एनेक्सेस, एनेक्स ए, एनेक्स बी एंड एनेक्स सी। तो हमारा डीडीटी कौन से एनेक्स में है, एनेक्स बी में। तो एनेक्स, तो हमको ब्रीफ में देखना है कि इसमें एनेक्स, जो 3 एनेक्स है स्टॉकहोम कन्वेंशन में, वो किस किस के लिए डील करते हैं। फर्स्ट एनेक्स क्या है, वो एलिमिनेशन के लिए डील करता है। सो एलिमिनेशन मतलब द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ केमिकल्स ऑन एनेक्स ए मस्ट बी एलिमिनेटेड अनलेस देयर आर स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। अगर कुछ एग्जेम्पशन नहीं है तो जो एनेक्स ए में जो केमिकल है उनको एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए। एनेक्स बी किसके लिए है, रेस्ट्रिक्शन, ओके। द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ केमिकल्स ऑन एनेक्स बी मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, ओके, इनको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। और सी, अनइंटेंशनल प्रोडक्शन, मेजर्स मस्ट बी टेकन टू रिड्यूस द अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ केमिकल। अनइंटेंशनल रिलीज जो है इन केमिकल्स का, उसको
कम करने के लिए हमने मेजर लेना चाहिए। ओके, हाउ मेनी कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ इट साइंड और रेटिफाइड, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि कितने कंट्रीज इसका पार्ट है, कितने कंट्रीज में इसको साइन किया और रेटिफाई किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएस एक मेजर कंट्री है जिसने इसको साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। इजराइल भी ऐसा ही एक कंट्री है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि कितने कंट्री इसका पार्ट है, कितने कंट्रीज में इसको साइन किया है और रेटिफाई किया है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स आर देयर इन लिस्ट, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन करना है कि जो एनेक्स ABC मिलाकर कितने पोल्यूटेंट्स है उस लिस्ट में स्टॉकहोम कन्वेंशन के। ओके, सो इन क्वेश्चन को आप जरूर प्लीज, ये मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, ये आप देखिए उनको और आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनको मेंशन कीजिए ताकि हम डिस्कस करके इन क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच पाए और जिनको नहीं पता है वो उनको भी ये इन क्वेश्चन के आंसर पता चले। ओके, और जब भी ये इस पर कोई कन्वेंशन आता है तो हम उसको मॉडिफाई भी कर पाए। सो प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और ये क्वेश्चन है, सो ये इस क्वेश्चन को भी अगर आप कोई IFS के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS माने, सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के उसका पिक्चर अपलोड कर सकते हैं ताकि हम इसको भी डिस्कस कर सके और इसका भी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको मैं आइडियल स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट एन अकाउंट ऑन हाउसहोल्ड इंसेक्ट्स अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ, ऑल्सो मेंशन ब्रीफली ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये यूपीएससी ने पूछा है IFS में, जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है 2015 में, 15 मार्कर। ओके, 250 वर्ड्स में आप इसको लिखिए। ओके, सो 250 वर्ड्स में आप इसको मेंशन कीजिए और जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इसको अपलोड कीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो टारगेट सिविल्स नाम का एक फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी जाके इसको अपलोड कर सकते हैं ताकि मैं आपको इसका जो भी इसके आंसर है वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और एक IFOS का ग्रुप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ये ग्रुप है IFOS का, सो आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर आप ये जो है आपकी जो क्वेरीज है वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये प्लीज आप इसको अटेम्प्ट करें और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप